डिस्क्लेमर, इस कहानी में वयस्क विषय वस्तु, हिंसा या अपराध से संबंधित भाषा का प्रयोग हो सकता है। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना या अपमान करना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी का मकसद केवल और केवल मनोरंजन है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से समानता पाई जाती है तो वह मात्र एक संयोग होगा। इसमें बताए गए सभी नाम, पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। कृपया इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। बस सुनिए, महसूस कीजिए और कहानी का पूरा आनंद उठाइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका हार्दिक स्वागत है KRN स्टोरीज जंक्शन पर। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले KRN स्टोरीज जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला पाती हूँ, नई नई कहानियाँ और ताज़े आइडियाज़ आप तक पहुँचाती हूँ। आपका प्यार और आपका समर्थन ही हमारी असली ताकत है। यहाँ आपको मिलेंगी रूह को छू जाने वाली रोमांटिक कहानियाँ, अधूरी मोहब्बतें, टूटे हुए वादे और वो लम्हे जो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। हर दास्तान में होगा प्यार भी, दर्द भी और एक ऐसा राज जो आखिरी लम्हे तक आपको बांधे रखेगा। रिश्ते यहाँ गहरे होंगे मगर रहस्यों से भरे हुए, और यही पल आपकी यादों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राहुल के इतना कहते ही राजवीर के कदम बाहर की ओर बढ़ गए। ये देखकर राहुल भी उसके पीछे चला गया। वहीं उन दोनों के पास आ रही सोनाली किसी से टकरा गई और जब तक वह सामने वाले को सॉरी बोलकर वापस फूड कॉर्नर की ओर देखती है तब तक वह दोनों वहां से जा चुके थे। उन्हें वहां न देखकर सोनाली परेशानी में अपना दोनों हाथ आपस में रफ करते हुए खुद से कहती है, क्या सच में ये दोनों अमित भाई के बिग ब्रदर है? क्योंकि उन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। अरे कौन भाई अपने छोटे भाई की एंगेजमेंट पार्टी छोड़कर ऐसे भागता है? खरोश कहीं के। वही गार्डन एरिया में सबके सब मस्ती में गाने के लिरिक्स पर झूम रहे थे। वही एक लड़की अपने सामने खड़े शख्स से कहती है, अमन सर, बाकी लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? उस लड़की की बात सुनकर अमन इधर उधर देखते हुए जवाब देता है, देखो अलका, हमारे गॉड्स उन लोगों को ढूंढ ही लेंगे और तुम इस काम में हम लोगों का साथ दे रही हो। यह अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी सच्चाई लेडी बॉस के सामने नहीं आना चाहिए, नहीं तो बिग बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। अमन की बात सुनकर अलका अपना सर हाँ में हिला देती है और अपनी कमर में पड़े पिस्तल को ठीक करते हुए वहां से निकल गई। वही म्यूजिक सिस्टम के पास जो शख्स गाना चेंज कर रहा था उसकी आंखें अमन और अलका को घूर कर देखे जा रहा था। जब उसने देखा अलका एक कोने की ओर जा रही है तो वह झट से अपने हाथ में मौजूद रिमोट वही टेबल पर रख देता है और भागते हुए अलका के पास गया और झट से अलका के कमर में हाथ डालकर उसे अपने कंधे पर उठा लिया। वही अलका जो खुद को ऐसे उठाए जाने पर सदमे चली गई थी। जब वह होश में आए तो वह उस शख्स के पीठ पर मुक्का मारते हुए कहती है, रंजीत, मैंने कहा छोड़ो मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मुझे अभी के कभी नीचे उतरो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वही रंजीत जो अनाया को अमन के साथ देखकर बहुत गुस्सा था, वह उसके बातों को इग्नोर करते हुए उसे अपने गाड़ी के पास ले गया और पिछले सीट पर फेंक कर वह भी अंदर आ गया और उसके ऊपर झुकते हुए गुस्से में कहता है, वह सब क्या था? जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम ऐसे भागती हो जैसे मैं कोई जानवर हूँ, लेकिन कुछ वक्त पहले तुम अमन के साथ क्या कर रही थी? हाँ, जवाब दो, चुप क्यों हो? वही रंजीत जो अनाया को अमन के साथ देखकर बहुत गुस्सा था, वह उसके बातों को इग्नोर करते हुए उसे अपने गाड़ी के पास ले गया और पिछले सीट पर फेंककर वह भी अंदर आ गया और उसके ऊपर झुकते हुए गुस्से में कहता है, कुछ देर पहले तो तुम राजवीर के बॉडीगार्ड के साथ कुछ ज्यादा ही करीब होकर बात कर रही थी और जब मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम ऐसे भाग रही हो जैसे मैं कोई जानवर हूँ। हाँ, जवाब दो, चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई जगह नहीं है? और अगर ऐसा है तो मैं जो तुम्हारी आंखों में देख पा रहा हूँ, क्या वह सब एक झूठ है? रंजीत को खुद के साथ ऐसे जबरदस्ती करते देखकर अलका परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ऊपर मौजूद अखंड सिंगल आदमी को खुद से दूर कैसे करे जो मैग्नेट की तरह उससे चिपकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी आखिरी लाइन सुनकर अलका जो अपनी सोच में खोई हुई थी, वह अपने होश में आए और रंजीत को खुद के ऊपर से धक्का देकर हटाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर रहती है, रंजीत, क्या तुम पागल हो गए हो जो ऐसे बिहेव कर रहे हो? मैंने कहा हटो मेरे ऊपर से, मुझे जाने दो, हटो। अलका कुछ और कहती उससे पहले ही रंजीत गुस्से में जल्दी से अपना हाथ उसके होठों पर रख देता है, जिससे बाकी के शब्द अलका के गले में ही अटक कर रह गया था। वहीं सोनाली राजवीर और राहुल को कोसते हुए अंदर आ गई थी। जब वह अनाया के पास पहुंची तो उसने देखा सभी लोग अनाया और अमित को घेर कर डांस कर रहे थे, लेकिन प्रीति प्रेगनेंसी के वजह से ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह साइड में एक सोफे पर बैठी हुई थी। उसे अकेला देखकर सोनाली उसी के पास चली गई।
वहीं प्रति जो कब से सभी को डांस करते देख रही थी, वह सोनाली को अपने पास देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, यार मैं तो प्रेग्नेंट हूं तो डांस नहीं कर सकती, लेकिन तू क्यों इधर उधर भाग रही है, जरा डांस भी कर ले, आखिर तेरे इकलौते देवर की शादी है। प्रीति की बात सुनकर सोनाली उसके बगल में बैठते हुए कहती है, नहीं यार, तू तो जानती है हमें डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारी शादी में तुम्हारे बदले हम डांस जरूर करेंगे क्योंकि तुम तो अपनी शादी में भी डांस नहीं कर पाओगी। सोनाली की बात सुनकर प्रीति घूरकर उसे देखती है। तब जाकर प्रीति का ध्यान सोनाली के उतरे हुए चेहरे पर गया था। उसका उदास चेहरा देखकर प्रीति परेशान होते हुए कहती है, अरे वह सब छोड़, जब मेरी शादी होगी तब देखा जाएगा। लेकिन तुझे क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उसके इतना कहते ही सोनाली को बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन वह प्रीति के प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर अपनी आंखें खोलकर प्रीति को देखते हुए धीरे से कहती है, यार तुझे हमारा उतरा हुआ चेहरा दिख रहा है, लेकिन यह नहीं दिख रहा है कि हमारे डेविल हस्बैंड और राहुल भाई कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर वह एंगेजमेंट पार्टी छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? वैसे क्या तुम्हें राहुल भाई कुछ बता कर गए हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं? सोनाली की पूरी बात सुनकर प्रीति उसे ध्यान से देखते हुए कहती है, अरे उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन अच्छा ही हुआ कि वह मेरे साथ नहीं है। तुम्हें पता है जब तक वह मेरे साथ था उसने मुझे कुछ भी ढंग से खाने नहीं दिया। उसकी इंटरेक्शन सुन सुनकर मैं पक चुकी थी और तुम्हें पता है जब तक वह मेरे साथ था तब तक बस यही कहता रहा, यह मत खाओ, वह मत खाओ। अरे मुझे तो कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि मन करता है उसका सर फोड़ दूं। प्रीति बस बोले जा रही थी। ये देखकर सोनाली उसके मुंह पर हाथ रखकर अपने आसपास देखने का इशारा करते हुए कहती है, बस कर यार, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा। अब चल अपना गुस्सा छोड़ और बता तुझे क्या खाना है, हम अभी लेकर आते हैं, फिर हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। सोनाली की बात सुनकर प्रीति के आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन अभी भी वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि सोनाली ने अपना हाथ अभी तक उसके मुंह से नहीं हटाया था। ये देखकर प्रीति आंखों से उसे अपना हाथ हटाने का इशारा करती है। उसका इशारा समझकर सोनाली झट से उसके मुंह पर से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। ये देखकर प्रीति एक गहरी सांस छोड़ती है और अपने होठों पर जीभ फिराते हुए एक्साइटेड होकर कहती है, तू मेरे लिए एक प्लेट रसमलाई, एक प्लेट रसगुल्ला, एक बड़ा बकेट भरकर आइसक्रीम और जो भी बाकी का डेजर्ट होगा सब ले आना। मुझे आज सब कुछ खाना है और अच्छा ही है कि वह बेवकूफ़ यहाँ नहीं है। खाने की लिस्ट देखकर सोनाली मुंह बनाते हुए कहती है, अरे अरे ब्रेक लगा, क्योंकि तेरे साथ साथ तेरे अंदर एक छोटा बेबी भी पल रहा है, इसलिए राहुल भाई तुझे लेकर इतना प्रोटेक्ट हो गए हैं और तुझे भी बेबी का ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए कोई भी चीज़ थोड़ा लिमिट खा, अगर राहुल भाई को पता चला तो तेरे साथ साथ हमारी भी क्लास लग जाएगी। उसके एडवाइस सुनकर प्रीति की आंखें जो खुशी से चमक रही थी वह एकदम से मायूस हो गया। उसे ऐसे देखकर सोनाली अपना सर हिलाते हुए कहती है, ठीक है, हम डेजर्ट लेने जा रहे हैं, तो तू ऐसे पापी फेस बनाकर हमें ब्लैकमेल ना कर। और वहां से फूड कॉर्नर की ओर चली गई। प्रीति से इतना कहकर सोनाली फूड कॉर्नर की ओर जाने लगी। वहीं प्रति उसकी बात सुनकर खुश हो गई थी और अपने मोबाइल में सोशल साइट को स्क्रॉल करने लगी। जब सोनाली फूड कॉर्नर के पास पहुंची तो वह अचानक किसी से टकरा गई। वह हड़बड़ा कर खुद से कहती है, कान्हा जी आखिर आज हमें हो क्या आया है, जब देखो तब किसी ना किसी से टकरा ही रहे हैं, आज हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप हमसे इतनी बार सॉरी बोलवा रहे हो। कान्हा जी से बात करते हुए जब सोनाली अपना सर उठाकर सॉरी कहती है, लेकिन अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वह हैरान हो गई और वह आश्चर्य से कहती है, अमन भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये लोग कौन है, आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो। सोनाली के सवाल सुनकर अमन, जो 3 से 4 लोगों के साथ बाहर की ओर जा रहा था, वह एकदम से घबरा गया। फिर कुछ सोचकर वह अपनी घबराहट छुपाते हुए सोनाली को जवाब देता है, कुछ नहीं भाभी, वह बाहर मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्हें खाना शो करना है, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। अमन का जवाब सुनकर सोनाली ज्यादा नहीं सोचती है और अपना सर हिलाकर वो उसे आगे चली जाती है। उसके जाते ही अमन एक गहरी सांस लेकर मन ही मन खुद से कहता है, इसे कहते हैं मौत के मुंह में जाकर वापस आना। अगर भाभी को सच्चाई के बारे में पता चलता तो पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करती। कहीं गलती से भी बॉस की सच्चाई उन्हें पता चल जाता तो बॉस मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। एक्चुअली एडवांस टेक्नोलॉजी से बने गैजेट से उन लोगों को ढूंढ रहे थे, इसलिए बहुत जल्द ही बाकी के 4 लोग भी पकड़े गए थे, लेकिन 2 लोग अभी भी मिसिंग थे। वह अपने साथ 4 लोगों को लेकर बाहर जा रहा था, जहां राजवीर ने उन्हें लेकर आने के लिए कहा था। वह लोग जो अमन के साथ जा रहे थे, वह बार बार सवाल कर रहे थे कि वह उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं।
अमन इस वक्त अपनी यूनिफॉर्म में नहीं था, इसलिए उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि वह लोग जिसके साथ जा रहे हैं वह एक्चुअली में कौन है और उन्हें क्यों अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वही अमन सोनाली के जाते ही वहां से निकल गया क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ था। अगर किसी को सच्चाई का पता चलता तो यहाँ भगदड़ मच जाता। वहीं दूर खड़ा एक शख्स सोनाली और अमन के बीच की बातें सुन लिया था और वह चुपके से एक अंधेरे कोने में जाकर खड़ा हो गया और किसी को फोन लगा दिया। फोन रिसीव होते ही वह आदमी घबराते हुए कहता है, मलिक शायद राजवीर को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। वह उन सभी आदमियों को पकड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। लगता है हमारा प्लान फेल हो गया और हम यहाँ कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर हम कुछ भी करेंगे तो रंग के हाथ पकड़े जाएंगे। उसके इतना कहते ही फोन पर उस आदमी को एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दिया, जग अभी भी 2 लोग बचे हुए हैं, तो तुम कोशिश करो कि वह 2 लोग उनके पकड़ में ना आए, क्योंकि तुम जानते हो अगर वह 2 लोग भी पकड़े गए तो ब्लैक गैंग वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। इतना कहते ही वह शख्स फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी उसके पास एक लड़का आया और उनका चेहरा देखकर परेशान होते हुए कहता है, डैड क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? उसके इतना कहते ही वह आदमी गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, राकेश यहाँ हमारा राजवीर को बर्बाद करने का प्लान एक के बाद एक फ्लॉप हो रहा है और तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ है। एक तो वह सीबीआई ऑफिसर भी यहाँ मौजूद है और ऊपर से यहाँ कोने कोने में कैमरा लगा हुआ है। इसीलिए कहता हूँ जब भी कुछ करो तो हमेशा प्लान भी तैयार रखना। लेकिन तुम तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो और इसी चक्कर में हमें हर बार मुंह की खानी पड़ती है। वही दूर जंगल के बीचों बीच एक घर था। उस घर के अंदर 2 लोग एक कमरे में अपना अपना सर्जिकल मास्क पहने बेड पर लेटे इंसान को ध्यान से चेक कर रहे थे। उन बैटर को यहाँ लाते समय रास्ते में ही इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया था ताकि उसे उनके बारे में कुछ भी पता ना चले। उसके आसपास बहुत सारे हॉस्पिटल के इक्विपमेंट रखे हुए थे। राहुल अपने सामने लेटे लड़के के पेट पर एक मशीन लगाकर बम ढूंढने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद राहुल सीरियस होकर अपने पास मौजूद राजवीर से कहता है, बॉस ये बम तो इसके किडनी के बहुत करीब लगाया गया है, अगर जरा भी गलती हुई तो यह अपना किडनी गंवा सकता है। राहुल की बात सुनकर राजवीर उस वेटर के पेट पर जो पहले से ऑपरेशन का निशान था उसे खोलते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन से कहता है, राहुल यह एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर यह बम इसके पेट में ही ब्लास्ट हो गया तो इसके साथ साथ बाकी कई लोगों की भी जान जा सकती है। इसीलिए बातें करना बंद करो और फटाफट अपना काम करो। हमें एंगेजमेंट पार्टी में भी पहुंचना है। हम पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। अगर और देर हुई तो मॉम हमसे हजारों सवाल करेगी और पहले की तरह अभी भी उनके किसी भी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। राजवीर के डरावनी आवाज सुनकर राहुल चुपचाप अपने काम में लग गया। जिस इंसान के बॉडी में बम प्लांट किया गया था वह लोग किसी न किसी वजह से हॉस्पिटल गए हुए थे और उनके छोटी छोटी चोट को बड़ी बड़ी बीमारी बताकर उनका सर्जरी किया गया था और इस सर्जरी के दौरान उनके बॉडी में ये ह्यूमन बम फिट कर दिया गया था। राजवीर और राहुल बहुत ही बारीकी से सबको ऑब्जर्व करते हुए सर्जरी कर रहे थे और उन लोगों के अलग अलग बॉडी पार्ट में मौजूद बम को सर्जरी करके निकालने के बाद एक मेटल के बॉक्स में रखते जा रहे थे। अब तक अमन बाकी 4 लोगों को भी लेकर आ गया था। वहां पूरे 9 लोग हो चुके थे। सबके बॉडी से बम निकालने के बाद राजवीर वह मेटल बॉक्स अमन को देते हुए कहता है, अमन तुम इसे डिफ्यूज करो, तब तक मैं पार्टी में जाकर उन 2 लोगों को ढूंढने की कोशिश करता हूं। राजवीर के ऑर्डर सुनकर अमन जल्दी से राजवीर के हाथ में मौजूद मेटल का बॉक्स ले लेता है और एक कमरे की ओर चला जाता है जहां ऐसे बमों को डिफ्यूज करने के लिए काफी सारी सुविधा मौजूद थी। वही सारे लोग जिनके बॉडी से राजवीर ने सर्जरी करके बम निकला था वह लोग एक कमरे में लेटे हुए थे। राजवीर अपने बॉडीगार्ड को उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचने के लिए बोलकर राहुल के साथ अमरजीत के घर के लिए निकल गया। रास्ते में राहुल राजवीर का सीरियस चेहरा देखते हुए धीरे से कहता है, बास सीबीआई के होते हुए ये सब कैसे हो गया? राहुल के सवाल सुनकर राजवीर जो खिड़की से कहीं दूर देखते हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ था वह अपने होश में आया और उसे बिना देखे कहता है, राहुल हमें वही तो पता लगाना है। खैर यह बात की बात है, अभी जरूरी यह है कि हम बाकी 2 लोगों को जल्द से जल्द ढूंढें और उसके लिए हमें जल्द से जल्द वेन्यू पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यह बात तुम भी जानते हो कि वह लोग उनके बॉडी में मौजूद बम को कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। उससे पहले हमें कैसे भी करके उन दोनों को ढूंढ कर निकलना होगा ताकि उसके साथ साथ हम अपनों की जान भी बचा सके। राजवीर का जवाब सुनकर राहुल आगे कुछ नहीं कहता है। वही राजवीर आगे अपने मन ही मन कहता है, क्योंकि मैं अब किसी भी अपने को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले मैं ये सिचुएशन संभाल लूं, फिर मैं उनको देखता हूं। कुछ देर बाद जब वह दोनों एंगेजमेंट वेन्यू पर पहुंचे तो राजवीर और राहुल जल्दबाजी में उन लोगों को ढूंढने के लिए अंदर की ओर जाने लगे। तभी उन्हें किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी।
अंदर जाने से पहले तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम दोनों अपने भाई के एंगेजमेंट छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे। अगर सही रीजन नहीं बताया तो मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ दूंगी। उस आवाज को सुनकर कुछ पल के लिए दोनों की आंखें बंद हो गई थी, लेकिन वह दोनों उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते थे। इसलिए दोनों एक साथ उस आवाज के दिशा में देखते हैं और दोनों एक साथ जवाब देते हुए कहा, मॉम मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए जाना पड़ा। वहीं राहुल ने कहा, आंटी मैं अमित और अनाया के लिए गिफ्ट लेने गया था। दोनों के अलग अलग जवाब सुनकर पहले तो ललित जी घुरकर उन्हें देखती हैं क्योंकि उन्होंने दोनों को एक ही गाड़ी से उतरते हुए देखा था। फिर राहुल के हाथ को घूरते हुए कहती है, राहुल 10 दिन पहले ही सगाई की डेट फिक्स हो गई थी, तो फिर तुम इतने दिनों से गिफ्ट क्यों नहीं लिया जो आज लेने गए थे, वह भी जब एंगेजमेंट का मुहूर्त था तब। और अगर मैं तुम्हारे कहानियों पर विश्वास कर भी लूँ तो तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो मुझे कोई गिफ्ट नजर नहीं आ रहा है। ललित जी की बातें सुनकर राहुल छेप कर अपनी नजरें नीचे झुका लिया और वह जैसे ही कुछ कहने को हुआ तभी ललित जी अपना हाथ दिखाकर उसे चुप करवा देती है और फिर राजवीर को घूरते हुए कहती है, और राजवीर मैं मानती हूँ कि तुमने इस कंपनी को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अपने छोटे भाई की एंगेजमेंट पार्टी छोड़कर मीटिंग अटेंड करना इतना जरूरी था कि तुमने किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुम आखिर जा कहाँ रहे हो। ललिता की डांट सुनकर दोनों चुप हो गया था। ये देखकर ललित जी ऑर्डर देते हुए आगे कहती हैं, अब तुम दोनों का बहाना खत्म हो गया हो तो चलो मेरे साथ और चलकर दोनों को आशीर्वाद दो। तुम्हें पता भी है जब अमित और अनाया को ये पता चला कि तुम दोनों वहां नहीं हो तो वह दोनों कितना दुखी हो गए थे। इतना कहकर ललित जी गुस्से में वहां से जाने लगी। उनके पीछे पलटते ही अमन, जो कब से उनके जाने का इंतजार कर रहा था, वह झट से राजवीर और राहुल के पास आ गया और डरते हुए धीरे से कहता है, बॉस उन दोनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अमन के बात सुनकर राजवीर गुस्से में घूरकर उसे देखने लगा, लेकिन वह अमन का क्लास लगता उससे पहले ही उसकी मॉम जो अंदर जाने के लिए पलट चुकी थी। वह राजवीर और राहुल को अपने पीछे ना आता महसूस करके फिर से पीछे पलटकर उन्हें घूरते हुए कहती है, क्या तुम दोनों आज सच में अपनी टांगें तुड़वाना चाहते हो? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? मैंने कहा चलो मतलब चलो। अभी ललित जी उन दोनों को डांट ही रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि वहां कोई और भी खड़ा है। दरअसल अमन किसी ना किसी काम से राठौर मैंशन आता रहता था, इसलिए ललित जी को ये पता था कि अमन राजवीर के ऑफिस में उसके साथ काम करता है। इसके अलावा उन्हें और कुछ भी पता नहीं था कि एक्चुअली में अमन राजवीर के लिए कौन सा काम करता है, और हकीकत से अनजान ललित जी अमन को भी राहुल की तरह ही प्यार करने लगी थी। उसे भी वहां देखकर ललित जी सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहती है, अमन तुम ठीक तो हो? तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? राजवीर जो खा जाने वाली नजरों से अमन को घोर रहा था, वह एक बार फिर से अपनी मॉम की डांट सुनकर शांत हो गया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। वही अमन ललित जी के सवाल सुनकर अपने माथे पर आया पसीना जल्दी जल्दी साफ करते हुए कहता है, मैम ऐसी कोई बात नहीं। अमन आगे कुछ और कहता उससे पहले ही ललित जी बीच में उसे थोपते हुए कहती है, अमन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, राहुल की तरह तुम भी मुझे आंटी का कर बुलाया करो, और हाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, हो चलो मेरे साथ। ललित जी को हक से ऐसे डांटते देखकर अमन की आंखें नम हो गई थी। तभी राहुल अमन के हाथ में एक छोटा सा रिमोट देते हुए धीरे से कहता है, अमन यह वक्त ऐसे इमोशनल होने का नहीं है, इसलिए तुम कोई बहाना बनाओ और जाकर उन दोनों को ढूंढो। राहुल की बात सुनकर अमन अपने होश में आया और कुछ सोचते हुए ललित जी से कहता है, मैम। उनके इतना कहते ही ललिता जी घूरकर उसे देखती है। ये देखकर अमन अपनी बात बदलते हुए कहता है, आई मीन आंटी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, वह करके मैं कुछ देर बाद आता हूँ। अपनी बात कहकर अमन ललित जी के कुछ कहने से पहले ही वहां से भाग गया, क्योंकि वह राजवीर की जलती हुई निगाहें खुद पर और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके जाते ही ललित जी एक बार फिर से राजवीर और राहुल को घूर कर देखती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अमन राजवीर के वजह से ही डरकर भाग गया है। वहीं राजवीर और राहुल उन्हें खुद की ओर घूरते देखकर जल्दी से उनके पास आकर खड़ा हो गया। ये देखकर ललित जी अंदर की ओर जाने लगी। जब राजवीर और राहुल ललित जी के साथ पार्टी के अंदर आया तो देखा सारे मेहमान आपस में बातें करते हुए खाना खा रहे थे। तभी राजवीर की निगाहें एक राउंड टेबल पर जाकर ठहर सी गई, जहां बहुत सारा डेजर्ट और खाना रखा हुआ था। खाने वाले को देखकर राजवीर और राहुल एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं। फिर अपने सामने मौजूद लोगों को राहुल भागकर उस टेबल के पास गया और परेशान होते हुए कहता है, प्रीति मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि यह होली फूड तुम्हारे लिए अनहेल्दी है, लेकिन तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं हो। राहुल की बात सुनकर टेबल पर बैठे सभी लोग उसे देखने लगे। वहीं ललित जी राहुल को ऐसे प्रीति को डांटे देखकर जल्दी से उसके पास गई और उसका कान पकड़कर धीरे से मरोड़ते हुए कहती है, राहुल तुम बार बार डांट खाने वाला कम क्यों कर रहे हो?
प्रीति प्रेग्नेंट है और उसका मूड स्विंग्स होना नॉर्मल है। फिर तुम डॉक्टर की तरह उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? तुम्हें याद दिला दो, तुम उसके पति हो तो तुम्हें तो उसके सारे नखरे उठाने चाहिए थे, लेकिन तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें सब पता है। ललित जी की बात सुनकर राहुल घबराकर राजवीर को देखने लगा था, लेकिन राजवीर तो कहीं और ही देख रहा था। ये देखकर राहुल जैसे तैसे अपने चेहरे का एक्सप्रेशन छुपाता है। वही सोनाली जो कब से अपने ऊपर राजवीर की इंटेंस निगाहें महसूस कर रही थी, वह बिना उसे देखे अपने मन ही मन खुद से कहती है, डेविल पूरे टाइम आप गायब थे तो हमें आपसे नाराज होना चाहिए था, लेकिन उल्टा आप ही हमें ऐसे घूर रहे हो जैसे हमने कोई गलती कर दी। डेविल आप हमें अकेला छोड़कर कहीं चले गए थे, लेकिन घूर तो ऐसे रहे हो जैसे अपने आंखों से ही हमें जलाकर भस्म कर देंगे। इससे पहले कि डेविल हमें अपनी आंखों से ही जला दे, हमें यहाँ से भगाना होगा। इतना सोचते ही सोनाली बहाना बनाकर बाहर की ओर चली गई। ये देखकर राजवीर भी उसके पीछे चला गया, लेकिन जल्दबाजी में सोनाली ने ध्यान ही नहीं दिया कि राजवीर भी उसके पीछे ही आ रहा है। वहीं सोनाली बाहर पार्किंग एरिया में पहुंचकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने के लिए अपने चेस्ट पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस ले रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जिससे सोनाली डर से उछल पड़ी। सोनाली के उछलते ही उसके पास मौजूद शख्स जल्दी से उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके चेहरे पर आ रहे बालक कान के पीछे करते हुए कहता है, जान आप मुझे देखकर ऐसे भागकर यहाँ क्यों आ गई? क्या मैं आज डरावना दिख रहा हूँ, या फिर आप अपने छोटे से दिमाग में कुछ और खिचड़ी पका रही थी जिसे डरकर यहाँ छुपाने के लिए आ गई? इतना कहते ही राजवीर अपना चेहरा सोनाली के गले पर रखकर उसके बालों से आ रही नेचुरल फ्रेग्रेंस को फिल करने लगा। राजवीर के ऐसे छूने से सोनाली का पूरा चेहरा स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया था, लेकिन उसे पता था कि अगर राजवीर ने उसका शर्म से लाल चेहरा देख लिया तो वह उसे और परेशान करेगा। इसलिए सोनाली अपनी आंखें बंद करके अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने लिए ऐसी बातें सुनकर सोनाली अपने ख्यालों से बाहर आए। अब उसका चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। वह गुस्से में दांत पीसते हुए उसका हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, डेविल हमें जाने दीजिए क्योंकि हम आपसे बहुत नाराज हैं, लेकिन आप हमें मनाने के बजाय हमें और परेशान कर रहे हैं। आप पूरे टाइम एंगेजमेंट पार्टी से गायब थे, फिर भी हमने आपको कुछ नहीं कहा और हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप हमें कहीं नहीं मिले, और अब लास्ट मोमेंट पर आप यहाँ आकर हमें ही पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। और आपने हमें क्या कहा, हमारा दिमाग छोटा है। हाँ तो ठीक है, आपके पास बड़ा दिमाग है ना, तो आप अपने बड़े दिमाग के साथ फुटबॉल खेलिए, लेकिन हमें जाने दीजिए। और मोस्ट एंड बात, आप हमारे करीब आने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो हम। राजवीर जो पूरे टाइम बहुत परेशान था, वह सोनाली के गले में अपना चेहरा छुपाकर उसके नेचुरल खुशबू को महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर राजवीर हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसकी बातें सुनकर उसकी लिटिल वाइफ ही उससे इतना गुस्सा हो जाएगी। वहीं सोनाली राजवीर को खोया हुआ देखकर झट से उसके पकड़ से छूटकर भागने लगी। सोनाली के दूर होते ही राजवीर अपने होश में आया और अपनी चारों ओर उसे ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र सोनाली पर पड़ी, जो पता नहीं कि उस स्टैचू की तरह अपनी आंखें फाड़े एक और देखे जा रहा था। ये देखकर राजवीर उसके पास गया और उसे दोनों आंख अपने बड़े हाथ से बंद करते हुए कहता है, जान उधर मत देखिए। सोनाली अचानक अपने आंखों पर एक बड़ा हाथ महसूस करके अपने छोटे छोटे हाथ से अपनी आंखों से उस बड़े हाथ को दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, डेविल आप क्या कर रहे हैं? हमें देखने दीजिए। वो गाड़ी इतना हिल क्यों रहा है? कहीं उस गाड़ी में चोर तो नहीं? वैसे ये गाड़ी देखने में तो रंजीत भाई का लगता है। क्या किसी को ये पता चल गया है कि रंजीत भाई अपने ज्वेलरी का कुछ कलेक्शन अपने गाड़ी में रखते हैं? कहीं वह चोर वही ज्वेलरी चोरी करने तो नहीं आए हैं? अगर ऐसा है तो हमें उस चोर को पकड़ना पड़ेगा। वही राजवीर सोनाली को नॉनस्टॉप बोलते देखकर जल्दी से उसे अपने सीने से सता लिया और अपना दूसरा हाथ उसके मुंह पर रखकर उसे वहां से अंदर की ओर ले जाते हुए मन ही मन खुद से कहता है, रंजीत के बच्चे को तो मैं सुबह देखता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पार्किंग एरिया में ये सब करने की। फिलहाल तो मुझे उन दो लोगों को ढूंढकर उसके बॉडी से वह चिप निकलना होगा, लेकिन उससे पहले मेरी लिटिल वाइफी को यहाँ से ले जाना बहुत जरूरी है। राजवीर के रिएक्शन को देखकर सोनाली को समझ नहीं आ रहा था कि उसके डेविल हस्बैंड इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं, जबकि उसने उसे रीजन भी बताया था। ख्यालों में खोई हुई सोनाली कशमसाते हुए उसके साथ चल रही थी। अब तक राजवीर और सोनाली पार्किंग एरिया से अंदर की ओर जा चुके थे। उन दोनों के वहां से जाते ही अलका, जिसने सोनाली के एक्सप्रेशन देख लिया था, वह अपने ऊपर से रंजीत को धक्का देकर साइड में गिराते हुए कहती है, पागल बेवकूफ़ आदिमानव, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैंने एक बार कह दिया कि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो फिर आप मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे? रंजीत, जो अलका के प्यार में पूरी तरह खो चुका था,
वह अलका के अचानक धक्का देने से सदमे में चला गया था। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर अलका मन ही मन खुद को डांटे हुए कहती है, अलका तू जानती है तेरा और रंजीत सर का कोई मैच नहीं है, फिर भी तुम अपने आप को उनके बाहों में मेल होने से क्यों नहीं रोक पाए? क्या तुझे नहीं पता है कि अगर उनके परिवार वाले तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो तेरा क्या होगा? और अब तो तुम्हारे वैम्पायर बॉस ने भी देख लिया है, अब पता नहीं तेरा क्या होगा। कहीं तेरा वैम्पायर बॉस गुस्से में आकर तुझे दूसरे ग्रह पर ही ना भेज दे। अलका राजवीर के डरावने एक्सप्रेशन देखकर बहुत डर गई थी, क्योंकि सोनाली की आंख बंद करते ही राजवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। लेकिन रंजीत को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। अलका को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वहीं रंजीत अपने होश में आया और अलका को जबरदस्ती पकड़कर अपने बाहों में भरते हुए प्यार से समझने की कोशिश करता है। तुम एक इंसान होकर इतना जल्दी गिरगिट की तरह अपना रंग कैसे बदल सकती हो? क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तुम खुद मोम की तरह मेरे बाहों में पिघल रही थी, और अब ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे जान से मार देने वाले एक्सप्रेशन से देख रही हो? अगर तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, क्योंकि मैं तो कब से तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे हमेशा दूर क्यों भागती रहती, और अब तो मुझे ये भी समझ में आ गया है कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। फिर ऐसी क्या वजह है जो तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश करती हो? आज तो तुम्हें असली वजह बताना ही पड़ेगा। वही जब सोनाली को महसूस हुआ कि राजवीर उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा तो वह कसकर उसके हाथ पर वाइट कर लेती है, जिससे राजवीर उसके मुंह पर से अपना हाथ हटाकर उसे देखने लगा। लेकिन उसने अभी भी सोनाली को खुद से दूर नहीं जाने दिया था और उसे कसकर अपने और करीब करते हुए शरारती लहजे में कहता है, जान आपको अभी भी भूख लग रही है तो घर पहुंचकर आप अच्छे से मुझे टेस्ट कर सकती हो। उसकी बात सुनकर सोनाली का फ्रस्ट्रेटेड चेहरा एकदम से लाल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेशर्म डेविल हस्बैंड को कैसे समझाएं कि हर वक्त ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं होती है। वही राजवीर उसे ऐसे शर्माते देखकर जल्दी से उसके गुलाबी होठों पर अपने पतले होंठ रख देता है। एक पैशनेट किस के बाद जब राजवीर को एहसास हुआ कि सोनाली सांस नहीं ले पा रही है तो वह उसके होठों से थोड़ा दूर होकर मुस्कुराते हुए उसके लाल चेहरे को देखने लगता है। वहीं सोनाली को जब कुछ समझ में नहीं आया तो वह राजवीर को खुद से दूर धक्का देकर अंदर भाग गई। राजवीर जो इस वक्त सोनाली के लाल चेहरे में खोया हुआ था, वह सोनाली के धक्का देते ही 2 कदम पीछे हो गया था। उसके धक्का देने पर राजवीर अपने होश में आया और उसके बैग को देखते हुए अपने मन ही मन खुद से कहता है, जाना अच्छा हुआ कि आप खुद मुझसे दूर होकर जा रही हो, क्योंकि अगर आप कुछ देर और मेरे करीब रहती तो मैं खुद को बहकने से रोक नहीं पाता और तब ना जाने क्या हो जाता। खैर, अब मुझे जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि क्या उन लोगों को वह दोनों मिल चुके हैं या कि नहीं। ये सोचकर राजवीर जैसे ही फूड कॉर्नर की ओर जाने लगा, तभी उसे एक कॉल आया। वह कॉल रिसीव करते हुए सख्त लहजे में कहता है, अमन, तुम अब ये बिल्कुल मत कहना कि तुम्हें अभी तक बचे हुए 2 लोग नहीं मिले हैं। अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें एक लंबी ट्रिप पर थाईलैंड भिजवा दूंगा, फिर वहां आराम से तुम अपनी लाइफ एंजॉय करते रहना। अमन जो कुछ कहने ही वाला था, वह एकदम से राजवीर का ऑर्डर सुनकर डर से कांपने लगा था। फिर भी वह हिम्मत करके अटकते हुए जवाब देता है, बॉस, मैं आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि वह 2 लोग मिल गए हैं, लेकिन उनके बॉडी में लगा बम एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए हम इसे वहां लेकर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसीलिए आपको सर्जरी यहीं कहीं करना पड़े। अमन के बात सुनकर राजवीर एक नज़र अपनी गाड़ी की ओर देखता है, जो किसी लग्जरी वैनिटी वैन से कम नहीं था। उसमें सारे फैसिलिटीज मौजूद था, यहां तक कि राजवीर के गाड़ी में एक सीक्रेट डिक्की भी था, जहां उसने इमरजेंसी के तौर पर सबसे छुपाकर अस्पताल के कई सारे इक्विपमेंट भी रखे हुए था। राजवीर अपनी गाड़ी को देखते हुए अमन से कहता है, ठीक है, तुम उसे लेकर मेरे गाड़ी में आ जाओ। अमन जो डर से अपने माथे पर आया हुआ पसीना पूछ रहा था, वो राजवीर का ऑर्डर सुनकर जल्दी से अपने पास खड़े लोगों को देखा है और उसे इशारे से बाहर की ओर चलने के लिए कहता है। जब कुछ देर बाद अमन उन दोनों को लेकर राजवीर के गाड़ी में पहुंचा तो देखा राजवीर सीक्रेट डिक्की से कुछ सामान निकाल रहा था। वहीं जब राजवीर को एहसास हुआ कि कोई उसके गाड़ी के अंदर आ चुका है तो वह अपनी नज़रें उठाकर अपने सामने देखता। लगभग 35 से 40 साल का एक आदमी खड़ा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उन सभी स्टेटस का सुपरवाइजर था, जिसके बॉडी से राजवीर अब तक लगभग 8 से 9 ह्यूमन बम सर्जरी करके निकल चुका था। लेकिन अगले ही पल राजवीर सुपरवाइजर के बगल में एक लड़की को देखकर अमन को घूरते हुए कहता है, अमन, ये कौन है और तुम इसे लेकर यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे तुम्हारे लेडी बॉस के अलावा किसी लड़की को मेरे करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं है? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम किसके लिए काम करते हो?
अमन, जो पहले से राजवीर की धमकी सुनकर डरा हुआ था, वह एक बार फिर से राजवीर का डरावना चेहरा देखकर डर से कांपने लगा था। फिर भी वह अपने आप को संभालते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाकर करता है। बॉस, इस आदमी के साथ साथ इस लड़की के बॉडी में भी बम है, इसीलिए मैं इसे लेकर आया हूं। अपनी बात कहकर अमन एक बार फिर से चुप हो गया। वही वह लड़की जिसे ये लग रहा था कि द ग्रेट राजवीर सिंह राठौर के पर्सनल बॉडीगार्ड अमन उसे भाव दे रहा है। ये सोचकर वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी और अमन के मुंह से सच्चाई जानकर वह बहुत डर गई थी और राजवीर की कही हुई बातें सुनकर तो उसकी हालत खराब हो रही थी। वह डरते हुए अपने सामने एक सर्जिकल मास्क पहने इंसान को देख रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस सर्जिकल मास्क के पीछे द ग्रेट राजवीर सिंह राठौर होगा। वह लड़की अभी भी डरते हुए राजवीर को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल अमन की कही हुई बातें सुनकर उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके अंदर बम कैसे हो सकता है। लड़की डरते हुए सामने बैठे शख्स को देखते हुए कहती है, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज सर। अपनी बात कहते हुए वह लड़की राजवीर के बिल्कुल करीब चली गई थी। वही राजवीर जो उस लड़की को अपने करीब आता देखकर गुस्से में पागल हुए जा रहा था। वह अमन को घूरते हुए कहता है, अमन, तुम इस लड़की को दूसरी गाड़ी में बैठा कर आओ, तब तक मैं मैनेजर के बॉडी चेक करके पता लगाता हूं कि इसके बॉडी में एक्चुअली में बम कहां पर फिट किया गया है। तब तक तुम राहुल को बुलाकर लाओ और उससे कहो कि वह इस लड़की का सर्जरी करें। राजवीर के ऑर्डर सुनकर अमन उस लड़की को लेकर राजवीर के लग्जरियस गाड़ी से बाहर निकल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि राजवीर उस लड़की की सर्जरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह एक डॉक्टर था, तो उसका काम सिर्फ ये था कि वह पेशेंट का जान बचाए। लेकिन उस लड़की का करीब आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि वह लड़की जरूर से ज्यादा ही उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर राजवीर का खून खोल गया था और उस लड़की के गाड़ी से बाहर निकलते ही राजवीर एक गहरी सांस लेता है और सुपरवाइजर को एग्जामिन करने लगा। कुछ देर बाद राजवीर सुपरवाइजर के पेट को देखते हुए सीरियस टोन में कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करो, क्योंकि मैं इतना हाई बीपी में तुम्हारा सर्जरी नहीं कर सकता। अब तुम डिसाइड करो कि थोड़ी सी पेन सहकार तुम जिंदा रहना चाहते हो या परेशान होकर खुद को मौत के मुंह में जाता हुआ देखना चाहते। एक्चुअली सुपरवाइजर ये सोचकर कि उसके पेट के किसी हिस्से में बम है और वह कभी भी फट सकता है, वह बहुत डर गया था, जिस वजह से उसकी हार्ट बीट जरूरत से ज्यादा ही तेज हो चुकी थी। लेकिन राजवीर की कही हुई बातें सुनकर वह डर से शांत हो गया। कुछ देर बाद उसे रिलैक्स देखकर राजवीर जहां बम फिट किया गया था वहां एक इंजेक्शन लगता है और सर्जरी शुरू कर देता है। उस डमी के पेट के अंदर बम में इस तरह फिट किया गया था कि थोड़ी सी भी लापरवाही उसकी जान ले सकता था। इसलिए राजवीर पूरे फोक्स के साथ उस चिप को निकालने की कोशिश कर रहा था, जिस पर रेड और लाइट चमक रही थी, क्योंकि चिप एक्टिव हो चुका था। लगभग आधे घंटे बाद राजवीर उस आदमी के पेट से चिप निकाल दिया था, लेकिन वह आदमी अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी कंडीशन काफी हद तक ठीक था। ये देखकर राजवीर एक चैन की सांस लेता है और अपना हाथ वॉश करने सिंक की ओर बढ़ जाता है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके गाड़ी में एक बार फिर से कोई दाखिल हुआ है। वह पीछे देखे बिना ही कहता है, क्या हुआ, तुम अकेले क्यों आए हो? राहुल कहाँ है? राजवीर के क्वेश्चन सुनकर दरवाजे पर खड़ा शख्स डरते हुए कहता है, बॉस, राहुल सर मैम के साथ घर जा चुके हैं। आंटी ने मुझे बताया है कि अचानक मैम की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा, लेकिन उस लड़की की हालत काफी खराब हो रही है। उसने बताया है कि उसे अपने पेट में बहुत पेन हो रहा है। इतना कहकर वह शख्स चुप हो गया। वहीं राजवीर उस लड़की की कंडीशन जानकर खुद को उसके सर्जरी के लिए तैयार करता है और बिना किसी एक्सप्रेशन से कहता है, ठीक है अमन, तुम उस लड़की को लेकर आओ। राजवीर का आंसर सुनकर अमन जल्दी से उस लड़की को लेने चला गया। कुछ देर बाद राजवीर उस लड़की के पेट को ध्यान से देख रहा था। वही एक लड़की जो किसी को ढूंढते हुए उस एरिया में आ गई थी। वह गाड़ी के खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करते हुए खुद से कहती है, यह क्या हो रहा है और डॉक्टर आर के इस गाड़ी में क्या कर रहे हैं? ऐसा कहते हुए वह लड़की गाड़ी से अंदर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ी के विंडो क्लोज होने की वजह से उसे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन डॉक्टर आरके का चेहरा उस लड़की के ओर ही था, इसलिए उस लड़की को डॉक्टर आरके का धुंधला चेहरा दिख रहा था। फिर भी वह डॉक्टर आरके को पहचान गई थी। वही गाड़ी के अंदर डॉक्टर आरके पूरे के साथ उस लड़की के स्टमक से चिप जैसे दिखने वाला ह्यूमन बम निकालने की कोशिश कर रहा था। वही बाहर खड़ी लड़की गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश में लगी हुई थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैर के पास कोई है, तो वह गाड़ी की ओर से अपनी नजरें हटाकर अपने पैर को देखने लगती है, जहां एक छोटी सी लड़की खड़ी थी।
वह छोटी सी लड़की पिंक कलर का बाबी डोल वाला फ्रॉक पहन रखी थी। साथ ही उसके बालों को भी बाबी डोल के बालों की तरह ही बांधा गया था। उसके बालों में पिंक कलर की छोटी छोटी क्लिप लगी हुई थी, जिस वजह से वह बहुत क्यूट लग रही थी। वहीं वह लड़की आरके को यहाँ देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि राजवीर ने उसे बताया था कि डॉक्टर आरके किसी काम से आउट ऑफ टाउन गए हुए थे। फिर कुछ सोचकर वह अपने सर को झटकती है और अपने पैर के पास एक क्यूट सी लड़की को खड़ी देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं वह छोटी सी बच्ची उसे अपनी ओर देखकर अपने मुंह का पाउट बनाते हुए बच्चों वाली आवाज में कहती है, चाची आप यहाँ हो, मैं आपको कब से अंदर ढूंढ रही थी। मुझे दिलीप भाई बहुत परेशान कर रहे हैं और मान कहीं दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गई। उस बच्ची की प्यारी आवाज सुनकर सोनाली के कंफ्यूजन भरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और वह झुककर उस लड़की को अपने बाहों में उठा लेती है और प्यार से उसका गाल खींचते हुए कहती है, अच्छा तो हमारी क्यूट बेबी को दिलीप परेशान कर रहा था, लेकिन वह तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी चाची की बात सुनकर जिया उसके गले लगते हुए कहती है, भाई मेरे पीछे नहीं आए हैं क्योंकि दादाजी ने उसे पकड़ अपने पास रख लिया था। जिया की बात सुनकर सोनाली अंदर जाते हुए कहती है, अच्छा तो ये बात है, खैर कोई नहीं, चलो हम अंदर चलकर देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सोनाली की बात सुनकर जिया मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस कर लेती है। जब वह अंदर गई तो देखा दिलीप अपनी दादी के पास बैठकर आइसक्रीम खा रहा था। वही अमित अनाया को लेकर एक कोने में बैठा कुछ बातें कर रहा था। तभी सोनाली की नज़र अपने मम्मी पापा पर पड़ी, जो रमन के मम्मी पापा के साथ कुछ बातें कर रहे थे। सबको बिजी देखकर सोनाली जिया को आइसक्रीम कोने की ओर ले जाते हुए कहती है, बेबी यहाँ बाकी सब अपने अपने बातों में बिजी दिख रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों जाकर आइसक्रीम खाएं। वैसे भी हमें रोकने के लिए आपका डेविल चाचू भी यहाँ नहीं है। डेविल शब्द सोनाली ने बहुत धीरे कहा था, इसलिए जिया को कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। वह तो सोनाली की बात सुनकर अपनी चमकती हुई आंखों से आइसक्रीम कोने की ओर देख रही थी। दोनों जाकर आराम से काउंटर पर बैठ गए और वेनिला फ्लेवर का एक बड़ा टब लेकर दोनों एक साथ खाने लगे। अभी आइसक्रीम टब आधा भी खाली नहीं हुआ था कि सोनाली को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो आइसक्रीम से भरा हुआ स्पून अपने मुंह में डालते हुए बिना पीछे देखे कहती है, अगर आपको भी आइसक्रीम खाना है तो यहाँ बैठकर शौक से खा सकते हैं, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, है ना जिया बेबी। सोनाली की बात सुनकर जिया कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वह आइसक्रीम खाना छोड़कर सोनाली के पीछे देखे जा रही थी। वहीं सोनाली जिया का कोई जवाब ना पाकर अपना स्पून आइसक्रीम टब में रखती है और अपना चेहरा उठाकर जिया के चेहरे को देखती है। जिया को बड़ी बड़ी आंखों से अपने पीछे देखता देखकर सोनाली को कुछ महसूस हुआ और उसकी नाक एक जानी पहचानी खुशबू से भर गया। उस खुशबू को महसूस करते ही सोनाली मन ही मन कहती है, कान्हा जी, जब हम डेविल को ढूंढ रहे थे तो ये हमें कहीं नहीं मिले, तो हमें लगा डेविल फिर से किसी काम से बाहर चले गए हैं, लेकिन नहीं, इन्हें तो आइसक्रीम खाते समय ही आना था। कान्हा जी, अब डेविल को हमारा आइसक्रीम खत्म होने के बाद नहीं भेज सकते थे, अब डेविल हमें छोड़ने वाले नहीं है, वह फिर से हमें डटेंगे। वही राजवीर जो अभी अभी क्रिटिकल सिचुएशन हैंडल करके आया था, वह अपनी लिटिल वाइफी को इतनी रात गए आइसक्रीम खाते देखकर परेशान हो गया था। वह उसके सामने से आधा बचा हुआ आइसक्रीम तब दूर करते हुए जिया को अपनी गोद में ले लिया और उसका हाथ पकड़कर आइसक्रीम काउंटर से दूर ले जाते हुए धीरे से कहता है, जान आप ये क्या कर रही थी, क्या आपको पता नहीं है कि देर रात इतनी सारी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। सोनाली राजवीर के बातों का कोई जवाब नहीं देती है। ये देखकर राजवीर लाचारी से अपना सर हिलता है और उसे लेकर बाहर निकल गया। अब तक सारे मेहमान जा चुके थे, लेकिन अभी भी घर के कुछ मेंबर बचे हुए थे। राघव भाई पहले ही सपना भाभी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जा चुके थे। वही अमित अपने भाई को सोनाली के पास जाते देखकर अनाया को लेकर उसके बेडरूम में चला गया था। वहीं ललित जी जब राजवीर को आइसक्रीम काउंटर की ओर जाते देखी थी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह मुस्कुराते हुए तभी बाकी मेंबर के साथ घर के लिए निकल गई थी। वहीं अनाया के कमरे में अमित अनाया को अपने गले से लगा रखा था। कुछ देर बाद अमित उससे थोड़ा दूर होकर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहता है, बस अब कुछ दिन और फिर हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। अमित के बात सुनकर अनाया शर्मा जाती है। ये देखकर अमित एक बार फिर से उसके माथे को चूमकर बाहर निकल गया। वहीं एक अंधेरे कॉरिडोर में एक बड़ा सा परछाई आसमान की ओर देखते हुए सीक्रेट का कश लग रहा था। उसके चेहरे पर आज एक सुकून नजर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें आसमान की ओर देखते हुए कुछ नम हो गई थी। वो अपने नम आंखों से आसमान को देखते हुए मन ही मन कहता है, आई मिस यू मॉम, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। और आपको पता है आज हमारी छोटी अनाया की सगाई हो चुकी है और कुछ दिन में उसकी शादी भी हो जाएगी और वह अपनी ससुराल चली जाएगी।
फिर मैं एक बार फिर से अकेला हो जाऊंगा। इतना कहते हुए उस शख्स के चेहरे पर उदासी छा गई थी, लेकिन वह अपनी छोटी बहन के चेहरे पर स्माइल देखकर बहुत खुश था। वैसे तो वह राजवीर की तरह अपनी फीलिंग को हमेशा दबाकर रखता था, लेकिन आज ये सोचकर कि उसकी छोटी बहन कुछ दिन बाद ही ससुराल चली जाएगी, वह थोड़ा दुखी फील कर रहा था। तभी पीछे से कोई आया और उसके कमर को कसकर पकड़ लिया। यह महसूस होते ही अमरजीत पीछे पलटकर बिना उस शख्स को देखे कसकर अपने बाहों में भर लिया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उस शख्स को गले लगाकर अमरजीत को बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हुआ कि वह किसको गले लगाए खड़ा है, तो वह झट से उस शख्स को खुद से दूर करते हुए गुस्से से कहता है, रश्मि, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तुम्हें एहसास भी है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? इतना कहकर अमरजीत उससे नजरें फेर लेता है। अमरजीत की ऐसी बातें सुनकर रश्मि के आंखों में आंसू आ गया था। वह अपनी डबडबाई आंखों से उसे देखते हुए कहती है, मुझे नहीं जानना कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे शादी करके आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर अमरजीत उसे दोनों कंधों से पकड़ लेता है और उसे झकझोरते हुए कहता है, रश्मि, समझने की कोशिश करो। तुम जो चाहती हो वह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वह आग हूँ जो अपने आसपास के लोगों को जलाकर राख कर देता है। और एक बात, तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो और मैं 30 साल का हो चुका हूँ। हमारा कोई मैच नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो और अपने लिए कोई अपनी उम्र का लड़का ढूंढो जो तुम्हें प्यार दे सके। इतना कहते ही अमरजीत पीछे पलटकर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी रश्मि को पसंद करने लगा था। लेकिन वह डरता था कि उसके गैर मौजूदगी में उसकी सौतेली मां रश्मि को चोट ना पहुंचा दे, क्योंकि वह अपने डैड को उस औरत के साथ अकेला छोड़कर अलग कहीं दूसरे घर में भी रहने नहीं जा सकता था। ये सब सोचकर अमरजीत हमेशा रश्मि से दूर भगाने की कोशिश करता था। वहीं रश्मि अमरजीत की बातें सुनकर एक बार फिर से उसके कमर को गले लगाते हुए कहती है, मुझे नहीं जानना कि आप मुझसे कितने बड़े हो, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और मरते दम तक करती रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। इतना कहकर रश्मि बिना उसके जवाब जाने अपने आंखों में आया आंसू पूछते हुए वहां से भाग गई। रश्मि अपने आंखों में आया आंसू साफ करते हुए भागे जा रही थी, तभी वह किसी से टकरा गई। सामने खड़े शख्स को देखते ही रश्मि डर से कांपने लगी थी। वही उससे टकराने वाला शख्स उसे घूरते हुए कहता है, इतनी रात हो चुकी है, सब लोग घर जा चुके हैं, लेकिन तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? यह कोई और नहीं विशंभर जी थे, जो अपने आदमियों के पकड़े जाने पर परेशान होकर अमरजीत के टेरेस पर अपने साथियों से बात करने चले गए थे। जब वह टेरेस से नीचे आ रहे थे तभी वह रश्मि से टकरा गए थे। रश्मि को इस वक्त यहाँ देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, और अपनी पत्नी पर भी, जो अपनी बेटी को अकेला छोड़कर ललित जी के साथ घर जा चुकी थी। रश्मि को अभी भी चुपचाप खड़े देखकर विश्वर जी उसका हाथ पकड़कर खींचकर बाहर ले जाते हुए कहते हैं, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, चलो जल्दी। वही कॉरिडोर में खड़ा अमरजीत, जो ये सब देख चुका था, गुस्से में उसके हाथों की मुट्ठियां बंध गई थी। उसे विश्वर जी का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था। खुद तो अपने बेटे के साथ मिलकर सबकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब देखो तब अपनी बेटी और अपनी पत्नी को ज्ञान बांटते रहते थे। अगली सुबह राठौर इंडस्ट्री के टॉप फ्लोर पर व्हाइट 3 पीस सूट में राजवीर बड़े से राउंड चेयर पर बैठा किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसका इमोशनलेस चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। वह कंप्यूटर पर एक वीडियो देखते हुए सीरियस होकर अपने सामने मौजूद शख्स से कहता है, अब बहुत हो गया, अब उनका सच सबके सामने लाना ही पड़ेगा। उन्हें क्या लगता है कि वह मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी गलतियों पर पर्दा डाल सकते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मैं उन्हें सुधरने का कई मौका दे चुका हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं, इसलिए अब उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। राजवीर की बात सुनकर उसके सामने बैठा राहुल कुछ सोचते हुए कहता है, क्या अंकल आंटी इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त कर पाएंगे? राहुल के सवाल सुनकर राजवीर अपने चेयर से उठ गया और बड़े से ग्लास विंडो के पास जाकर बाहर देखते हुए कहता है, मैंने आज ही उनके हेल्थ रिपोर्ट देखा है, अब वह दोनों काफी हद तक ठीक है। मैं जानता हूं उनकी सच्चाई जानकर उन्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन मैं उस आस्तीन के सांप को अपने घर में रखकर और खतरा मोल नहीं ले सकता। तुमने देखा नहीं कल कैसे चोरों की तरह मुझसे मिले बिना ही पार्टी से गायब हो गए थे। इसलिए हमारे पास उनके खिलाफ जितने भी सबूत है उसे तुम इकट्ठा करो और कल एक अच्छा सा डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करो। आखिर जेल जाने से पहले थोड़ी खातेदारी तो बनती है। राजवीर के बात सुनकर राहुल अपना सर सहमति में हिलाते हुए कुछ फाइल लेकर बाहर निकल गया। राहुल सिचुएशन के सीरियसनेस को अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि वह भी जानता था कि कल अगर उन दिनों को सही वक्त पर ह्यूमन बम के बारे में पता नहीं चलता तो वहां कुछ भी हो सकता था।
भले राजवीर और राहुल एक दूसरे को यह नहीं बता रहे थे कि वह दोनों कितना डर गए थे, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के मन की बात अच्छी तरह जानते थे। वहीं कॉलेज में लंच टाइम हो चुका था। सोनाली अपने ग्रुप के साथ कैंटीन एरिया में बैठी हुई थी और मजे से कचौरी खा रही थी, और कचौरी खाते हुए सोनाली पता नहीं क्यों बार बार अपनी पोजीशन बदल रही थी। ये देखकर प्रीति उसके कान के पास जाकर उसे छेड़ते हुए धीरे से कहती है, क्या कल रात को मेरे हैंडसम वैम्पायर जीजू ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, जो तुम्हें ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा है। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है, अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तुम्हें भी प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए, आखिर मेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। सोनाली जो लंच करते हुए राजवीर को मन ही मन को रही थी, वह प्रीति की बात सुनकर अपने होश में आए और अपने चेहरे की लाली छुपाने की कोशिश करते हुए कहती है, यार तू लंच करना, क्योंकि तू जैसा सोच रही है ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बकवास बंद कर और चुपचाप लंच पर फोकस कर। सोनाली को बात बदलते देखकर प्रीति उसके लाल चेहरे पर नजरें बनाए मुस्कुराते हुए लंच करने लगी। उन दोनों को ऐसे देखकर अमित के पास बैठी अनाया ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई जो आप दोनों अकेले अकेले मुस्कुराए जा रहे हैं, जरा हमें भी तो बताइए। उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अमित भी कहता है, हाँ भाभी अनाया सही कह रही है, हम सब साथ में बैठे हुए हैं, फिर भी आप दोनों कान्हा फूसी कर रहे हो, ये सही नहीं है। अमित के कान्हा फूसी वाली बात सुनकर सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। ये देखकर अमित का मुंह बन गया। वहीं सबके बीच बैठे रमन और रीत जो कब से एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे, वह सबकी हंसी सुनकर अपने होश में आए और एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि इतने देर से वहां क्या हो रहा था उन्हें कुछ भी होश नहीं था। उन सबको देखते हुए रमन छेपकर इधर उधर देखते हुए रीत के कान के पास जाकर कहता है, क्या ये लोग हमारी हरकतों पर हंस रहे हैं। रीत जो अपने शर्म से लाल चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हुए सबको ऑब्जर्व कर रही थी, वह रमन की कही हुई बातें सुनकर अपनी दी को देखते हुए कहती है, नहीं अगर ऐसा होता तो ये लोग हम दोनों को देख रहे होते। रमन रीत की बात सुनकर सभी को देखने लगा, तब उसे समझ में आया कि रीत सही कह रही है, वह लोग सच में किसी और बात पर हंस रहे हैं। ये सोचकर रमन एक गहरी सांस लेता है। वो लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी उनके कॉलेज कैंपस में लगी इलेक्ट्रिकल बेल बज गया, जिससे मालूम हो रहा था कि लंच टाइम खत्म हो चुका है। वहीं सोनाली अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखकर बच्चों की तरह अपने मुंह का पाउट बनाते हुए प्रीति को देखकर कहती है, तुम्हारी वजह हम अपना लंच भी फिनिश नहीं कर पाए। हमें कितनी तेज भूख लगी थी, लेकिन तुमने हमें बातों में उलझा दिया। प्रीति जो ज्यादा खाने की वजह से अपने पेट पर हाथ रखकर बैठी हुई थी, वह उसके बच्चों वाली फेस देखकर और जोर से हंसने लगी। उसे फिर से अपने ऊपर हंसते देखकर सोनाली अपना पैर पटकते हुए अपनी क्लास की ओर चली गई। राठौर मैंशन शाम का वक्त सभी गार्डन एरिया में बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे। तभी सोनाली की नज़र फूलों के बीच घास पर बैठी एक लड़की पर जाकर ठहर गई। वह अपना चाय का कप हाथ में लिए चेयर से उठकर उस लड़की के पास जाते हुए मन ही मन कहती है, इन्हें क्या हो गया, यह इतना उदास क्यों लग रही। अपने आप से बात करते हुए सोनाली उस लड़की के पास पहुंच गई थी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अलका दी आप क्या सोच रही हो, हम कब से आपको देख रहे हैं, आपने अभी तक चाय का एक सिप भी नहीं लिया है। अलका जो सबसे दूर फूलों के बीच बैठकर कुछ सोच रही थी, वह सोनाली की आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आए और अपने जगह से खड़ी होने लगी। ये देखकर सोनाली उसे बैठने का इशारा करती है और खुद भी उसके पास बैठ जाती है और चाय का सिप लेते हुए बिना अलका को देखे कहती है, अलका दी हम आपको सिर्फ कहने के लिए दी नहीं बुलाते हैं, हम सच में आपको अपनी बड़ी बहन मानते हैं और हमने देखा आप कल पूरे फंक्शन के बीच कहीं नजर नहीं आई थी और आपके गले का निशान हमसे चुगली कर रही है कि आपके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत परेशान हो, और अगर हमारी तरह आप भी हमें अपनी बहन मानती हो तो आप हमें अपनी परेशानी बताकर अपना दिल हल्का कर सकती हो। आई प्रॉमिस हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सोनाली की बात सुनकर अलका चौंक गई थी, क्योंकि उसने रंजीत के दिए हुए निशानों को अपने स्टॉल से ढक रखा था, लेकिन शायद हवा की वजह से उसकी स्टॉल उड़कर इधर उधर हो गया था, इसलिए सोनाली ने उसके गले पर बने नीले निशान देख लिया था। यह एहसास होते ही अलका जल्दी से अपना स्टॉल ठीक करते हुए कहती है, सोनाली तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि जैसा तुम समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। अलका के जवाब सुनकर सोनाली उसके चेहरे को देखने लगी। ये देखकर अलका उससे अपनी नजरें चुराकर इधर उधर देखते हुए आगे कहती है, प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, क्योंकि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ वक्त आने पर मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी दिल से तुम्हें अपनी छोटी बहन मानने लगी। मुझे नहीं पता रिश्ते कैसे होते हैं, लेकिन इस घर में आकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास भी एक हंसता खेलता परिवार है। इतना कहकर अलका चुप हो गई थी, क्योंकि अपनी बात कहते हुए उसकी आवाज रुआशी हो गई थी। ये देखकर सोनाली आगे कोई सवाल नहीं करती है।
रात का वक्त सोनाली अपने बेडरूम में लगे स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी कोई पीछे से जाकर उसे अपने बाहों में भर लिया और अपना चेहरा उसके लंबे खुले बालों के बीच छुपा लिया। सोनाली जो अपने किताबों के बीच डूबी हुई थी, वह अचानक किसी के गले लगाने पर चौंक गई। लेकिन एक जाना पहचाना खुशबू स्माइल करके वह शांत हो गई। पर अगले ही पल कुछ सोचकर वह उस शख्स को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, डेविल हमसे दूर रहिए। आप भूलिए मत कि हम अभी भी आपसे नाराज हैं, क्योंकि आपने हमारे थके होने के बाद भी कल रात में हमें कितना परेशान किया। इसीलिए पनिशमेंट के तौर पर आज रात आप हमसे दूर रहेंगे। सोनाली का गुस्सा देखकर राजवीर अपने शांत आवाज में कहता है, जान बस कुछ देर। सोनाली जो राजवीर को परेशान करने के मूड में थी, वह राजवीर के आवाज में बेचैनी महसूस करके एकदम से शांत हो गई। वह अब उसे खुद से दूर करने की कोशिश करना छोड़कर अपने मन ही मन कहती है, वैसे तो अक्सर हमारे करीब आने पर डेविल का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, लेकिन आज हमें उनकी हार्ट बीट कुछ बेचैन सी महसूस हो रही है। आखिर बात क्या है? लगभग 10 मिनट बाद राजवीर सोनाली से दूर हुआ और उसके माथे को चुनकर बिना उसकी आंखों में देखे वॉशरूम में चला गया। राजवीर को परेशान देखकर सोनाली आगे कुछ नहीं रहती है, क्योंकि वह जानती थी राजवीर अपनी परेशानी बताकर उसे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहेगा। इसलिए वह चुप ही रहती है और राजवीर के वॉशरूम से वापस आने से पहले ही सोनाली डिनर की तैयारी देखने नीचे चली गई। शालिनी दी के साथ साथ बाकी के मेहमान भी अपने अपने घर जा चुके थे, क्योंकि अमित के शादी का डेट अभी फाइनल नहीं हुआ था। कुछ देर बाद जब राजवीर नीचे आया तो डिनर लग चुका था। सब लोग हंसते मुस्कुराते डिनर कर रहे थे। वहीं राजवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये देखकर राहुल मन ही मन खुद से कहता है, भाई मैं तुम्हारे मन की परेशानी समझ सकता हूं और मैं ये भी समझता हूं कि तुम इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। भले हमें ये पता है कि अंकल आंटी की तबीयत अब ठीक है, लेकिन उन्हें चाचा जी के खौफनाक इरादे का कुछ भी पता नहीं। कुछ देर बाद सबका डिनर हो चुका था और सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। जब सोनाली अपने बेडरूम में पहुंची तो देखा राजवीर अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा है। ये देखकर सोनाली अपना बुक समेटकर अपने बैग में रखती है और वह बेड पर जाकर लेट गई, क्योंकि अब उसके पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग तो राजवीर के परेशान चेहरे पर अटका हुआ था। कुछ देर बाद राजवीर बेड पर आया और सोनाली को बेड से उठाकर अपने ऊपर लेटा लिया और अपनी आंखें बंद कर लिया। अगली सुबह जब सबको पता चला कि राजवीर अपने चाचा को डिनर पर इनवाइट कर रहा है तो सबको थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह लोग परसों ही पार्टी से सीधा अपने घर चले गए थे। वहीं राजवीर के बात सुनकर विक्रम जी और ललिता जी को बहुत खुशी हो रही थी। रात का वक्त गार्डन एरिया डिनर की पूरी तैयारी हो चुकी थी। गार्डन एरिया में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगाया गया था। टेबल अलग अलग खाने की डिशेज से भरा हुआ था। कुछ देर बाद विश्वर जी अपने अपने पूरे परिवार के साथ आ चुके थे और इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने को अजीब नजरों से देख रहे थे। वह अपनी पसंद का सारा खाना देखकर राजवीर को अजीब नजरों से देखते हुए मन ही मन कहते हैं, आखिर बात क्या है राजवीर, जो तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझे मेरे पसंद का डिनर खिला रहे हो। खैर जो भी हो, पहले तो मैं खाना खा लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ये सब सोचते हुए विश्वम्भर जी बिना किसी की परवाह किए किसी भूखर की तरह खाने पर टूट पड़े। वहीं उनका बेटा राकेश सोनाली को अपनी लाश भारी नजरों से घोड़े जा रहा था। उसकी गंदी निगाहें अपनी लिटिल वाइफी पर देखकर गुस्से में राजवीर की मुट्ठियां कस गई थी। उसका बस चलता तो वह अभी उसे यहीं पर जिंदा गाड़ देता। राजवीर के आग उगलती आंखों को देखकर राजवीर के दूसरे साइड में बैठा राहुल मन ही मन खुद से कहता है, क्या इस बेवकूफ राकेश को अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि शेर के गुफा में जाकर उसके शेरनी पर नजर नहीं डालना चाहिए। अब पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला है, पर फिलहाल मुझे भाई को रोकना पड़ेगा। राकेश को कोसते हुए राहुल सबसे नजरें बचाकर राजवीर के टाइट मुट्ठी पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से कहता है, रिलैक्स भाई, बस कुछ देर और फिर इन्हें अपनी असली औकात पता चलेगी। राहुल के इतना कहते ही राजवीर उसे घूर कर देखता है और बाकियों के नजरों में आए बिना अगले ही पल अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है। उसकी जलती हुई निगाहों को देखकर राहुल झट से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वहीं सोनाली जो राजवीर के राइट साइड में बैठकर प्रीति के साथ बातें करते हुए खाना खा रही थी, उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसका हस्बैंड किसी को जान से मार देने वाली एक्सप्रेशन से देख रहा है। प्रीति से बात करते हुए सोनाली की नीली आंखें जब रश्मि की आंखों से मिली तो उसे उसके आंखों में कुछ अजीब लगा। यह महसूस करके सोनाली मुस्कुराते हुए रश्मि से कहती है, क्या बात है रश्मि दी, आप इतना परेशान क्यों लग रही है? क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? तो कोई बात नहीं, हम अभी आपके लिए दूसरा कुछ बनवा कर लाते हैं। रश्मि जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर अमरजीत के फोटो को देखते हुए उसके बिहेवियर को सोचकर अपने ख्यालों में खोई हुई थी, वह सोनाली की बात सुनकर होश में आते हुए कहती है, भाभी मैं आपसे बस कुछ ही महीने बड़ी हूं, इसीलिए आप मुझे दी मत कहो।
आप मुझे रश्मि कहकर बुलाओगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और रही खाने की बात, वह तो लाजवाब है, इसलिए दूसरा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं कुछ सोच रही थी। रश्मि के जवाब सुनकर सोनाली हाँ में सर हिला देती है और अपना खाना खाने लगती है। वहीं राकेश की वाइफ अच्छे से समझ रही थी कि राकेश सोनाली को देखकर क्या सोच रहा है। इतना सोचते ही गुस्से से उसका खून खोल उठा और वह गुस्से से उसके पैर पर एक लात मारती है, जिससे राकेश एक चीख के साथ घूरकर उसे देखने लगता है। आहा, वही उसके चीख सुनकर सुजाता जी घबराते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम चीख क्यों रहे हो? वह अपनी मॉम के सवाल का जवाब देने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि ये देखकर राकेश की वाइफ जल्दी से जवाब देती है, कुछ नहीं मम्मी जी, सब ठीक है, बस इनके पैर पर एक कीड़ा था तो मुझे लगा इन्हें काट लेगा, इसलिए मैंने उस कीड़े को मार दिया, पर इन्हें देखकर ऐसा लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जोर से लात मार दी, सॉरी मम्मी जी। उसने इतना कहना ही था कि राकेश घूरकर उसे देखने लगता है। उसकी घूरती हुई निगाहें खुद पर महसूस करके राकेश की वाइफ जंग जीतने वाली स्माइल लिए खाना खाने लगती है। वहीं सामने बैठा अमित अपना मुंह दबाकर हंस रहा था। उसे राकेश की हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वैसे भी उसे राकेश बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ऐसे हंसते देखकर ललित जी उसे आंखें दिखाती है तो वह एकदम से चुप हो जाता है। कुछ देर बाद सबका डिनर हो चुका था। ये देखकर कुछ नौकर जल्दी जल्दी सफ़ेद मोटे मोटे गद्दे लाकर डाइनिंग टेबल के बगल में लगने लगे और गधे के ठीक सामने एक बड़ा सा सफ़ेद पर्दा लगाया गया था और उस बड़े से पर्दे के सामने टेबल पर प्रोजेक्टर रखा गया था। उस प्रोजेक्टर को देखकर प्रीति सोनाली के कान में धीरे से कहती है, यार तैयारी को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई मूवी चलाई जाने वाला है, तब तो बहुत मजा आएगा। आई एम सो एक्साइटेड। प्रीति को मूवी देखना बहुत पसंद था, इसलिए वह खुश होकर चिल्लाने लगी थी। ये देखकर सोनाली उसका हाथ पकड़कर गधे पर बैठाते हुए कहती है, यार बच्चों की तरह उछालना बंद करो और शांति से बैठ जा। तू बार बार यह क्यों भूल जाती है कि अब तू अकेली नहीं है? तेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रहा है, इसीलिए अब तो उछल कूद बंद कर दे। और वैसे भी हम तो बहुत थक गए हैं। कॉलेज में आज हमारा दिन कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक था, इसलिए हमारा मूवी देखने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन बैठना तो पड़ेगा। सभी लोग यही मौजूद है, अगर हम अंदर गए तो सब हमें गलत समझेंगे। सोनाली की बात सुनकर प्रीति मुंह बनाते हुए उसके पास चुपचाप बैठ जाती है। वहीं दूर खड़ा राजवीर उन दोनों की बातें तो नहीं सुन सकता था, लेकिन दोनों को क्लोज देखकर बहुत ज्वेलस फील कर रहा था। लेकिन वह इतने लोगों के बीच सोनाली से कुछ नहीं कह सकता। कुछ देर बाद प्रोजेक्टर पर एक फैमिली वीडियो प्ले होने लगा। देखने में यह वीडियो बहुत पुराना था, लेकिन उस वीडियो को देखकर विक्रम जी की आंखें नम हो गई थी। उनके पास बैठी ललित जी उनकी नाम आंखें देखकर वीडियो की ओर अपने हाथ से पॉइंट करते हुए कहती हैं, वह भी क्या दिन थे, हम कितने खुश थे, लेकिन उस एक्सीडेंट ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और हम एक दूसरे से बिछड़ गए। लेकिन मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आखिरी वक्त पर उन्होंने फिर से मुझे अपने पूरे परिवार से मिला दिया। आज उस वीडियो की तरह ही आप दोनों भाई साथ हो, हम पूरी फैमिली साथ हैं और हमें क्या चाहिए। ललित जी के बात सुनकर विक्रम जी मुस्कुराते हुए अपने आसपास देखकर ललित जी से कहते हैं, ललित जी मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अपने पूरे परिवार को साथ देखकर इतना खुश हूँ कि मेरे आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। सब थोड़ा डरता हूँ कि हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की बुरी नज़र ना लग जाए। उनके इतना कहते ही प्रोजेक्टर पर प्ले हो रही वीडियो चेंज हो गई और उसमें विश्वर जी के किए हुए काले करतूत दिखाई देने लगा। किसी फोटो में वह लड़कियों को मुंबई के बीच पर बाहर भेज रहे थे तो किसी में वह चरस और गांजे का डील कर रहे थे। विश्वर जी के ऐसी बहुत सारी वीडियो और फोटोज थे जिसे देखकर पूरे परिवार वाले हैरान थे। वहीं राजवीर अपने डैड और मॉम के चेहरे को देख रहा था, क्योंकि जैसे जैसे फोटो और वीडियो चेंज हो रहा था वैसे वैसे उनके एक्सप्रेशन बदल रहे थे। तभी उसने देखा ललित जी अपना सर पकड़ते हुए जमीन पर गिरने लगी। ये देखकर राजवीर चिल्लाते हुए उनके पास गया और उन्हें अपनी बाहों में संभालते हुए कहता है, राहुल कॉल द एम्बुलेंस। उसके इतना कहते ही वहां मौजूद लोग सदमे से बाहर आए। वही विश्वर जी जो अपने भाई का पैर पकड़कर मगरमच्छ के आंसू बहते हुए कह रहे थे, भैया मेरा यकीन कीजिए, मुझे फंसाया जा रहा है, ये वीडियो नकली है और आप तो जानते हैं आजकल कितना एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। लोग इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। ये सब जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राजवीर झूठ बोल रहा है, हो सकता है उसे मोहरा बनाकर कोई मुझे बर्बाद करना चाहता है। तो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए KRN स्टोरीज जंक्शन के साथ। अब बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा।
अगला एपिसोड सुनने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ KRN स्टोरीज जंक्शन के साथ, जहां हर कहानी होती है रोमांचक, धमाकेदार और दिलचस्प। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब और प्यारे कमेंट से मुझे और बेहतर लिखने और सुनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस प्यारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टोरी लवर्स।